हाँ हेलो। हाँ, आवाज मेरी जा रही है? जी सर, एकदम क्लियर आवाज आ रही सर। हाँ जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी स्वाभाविक रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में 2-3 ब्लॉक से जो है, खास करके छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगता है, खास करके डुमरी, जारी और आईडी बीच के दिनों में थोड़ा पैदल कहा जाए या साइकिलों के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से लोगों का तो क्षेत्रों में थोड़ा सा आना हुआ है। इसलिए एक संभावनाएं थोड़ी बढ़ी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके अपने रोगियों की पहले एक चिंता का विषय है। और खास करके इस दृष्टि से आज मैं समझता हूँ सुझाव के तौर पर कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सघन तौर पर थोड़ा कैंप लगा के थोड़ी जांच का भी और थोड़ा टीकाकरण का भी काम पूर्वज की तरह कहा जाए, थोड़ा उसको एक ग्रुप के अनुसार या पंचायत के स्तर पर उसको करना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर। एक सुझाव मेरा होगा कि आज निश्चित रूप से जिला स्तर पर भी कहा जाए, शहरी क्षेत्र में इस वीक में चला जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आती है, इस वीक में चला जाएगा। इस दृष्टि से हमारे नहीं, इस वीक में जाएगा, अभी फंड नहीं आया। कहा जाए तो हमारे प्रमुख जिले हैं, इसी वीक में चला जाएगा। तो मेरा आपसे भी एक आग्रह होगा कि इन दोनों जिला में भी इसी वीक में चला जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगनी चाहिए और ऑक्सीजन बैंक की व्यवस्था हो, और साथ ही आज गांव के अंदर में भी कहा जाए, जो हमारे खास करके विशेष रूप से कुछ वर्ग में, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग में एक बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और अपने अल्पसंख्यक वर्ग में भी, अपने जनजाति समाज में भी, जनजाति वर्ग में भी कहीं ना कहीं टीकाकरण को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, लोग भ्रमित हैं। इस टीके को लेने के कारण या तो मृत्यु होती है या अन्य प्रकार के बीमारियां होने की संभावना, इसके कारण जो रुचि जगनी चाहिए, इन रुचियों में थोड़ी कुछ कमियां दिखलाई पड़ रही है। तो सकता है या तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि जो समाज के अंदर में या वर्ग के अंदर में इस प्रकार का उमर उड़ाने का काम करते हैं या भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जो समाज के अंदर में या गांव के अंदर में कुछ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। दूसरा, जागरूकता की आवश्यकता है। हमारे पास जिला प्रशासन के पास भी या हमारे पास स्वयंसेवी संगठनें भी हैं, कई प्रकार की एनजीओज हैं, उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम थोड़ा जन जागरण का कार्यक्रम लें, चाहे वो पर्चों के माध्यम से हो सकता है, बड़े बड़े दीवार लेखन के माध्यम से हो सकता है, तो चित्रों के माध्यम से भी, क्योंकि गांव के अंदर में जो आम व्यक्ति है उसको समझाने की दृष्टि से कई जगह हो सकता है हमें कई प्रकार के कार्यक्रम भी लेने पड़ सकते हैं। दूसरा है कि समस्या अपने बीच में आ रही है, खास करके रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से मैं तो अपने ही लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा मांडर के बारे में बात करना चाहूंगा कि खास करके कुछ डॉक्टरों की आवाज जा रही है? हेलो हेलो, आ रही है जी।
तो जिला मुख्यालय में या अन्य स्तर पर जिन शिक्षकों का या अन्य शिक्षा कर्मियों की जो अन्यत्र जो प्रतिनियुक्ति हुई है, ऐसे प्रतिनियुक्तियों को मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा निरस्त करते हुए अभी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों में तो जहाँ से उनकी प्रतिनियुक्ति वहीं पर उन्हें यथावत रहने दिया जाए और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों का होम आइसोलेशन जो हुआ है, ऐसे मरीजों के लिए समय समय पर किट उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था अगर उसकी उपलब्धता अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेहतर होगा। और आज विशेष रूप से प्रखंड स्तर के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र उसी स्वास्थ्य केंद्र पर ही डिपेंड है। इसलिए कोविड-19 वार्ड जो है स्वास्थ्य केंद्रों में निश्चित रूप से 24 घंटा उसकी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा निश्चित रूप से उसकी उपलब्धता रहनी चाहिए। एक अंतिम मेरा एक और सुझाव होगा कि आज खास करके अपने सभी जिला केंद्रों में या सभी जिलों में आज रिटायर्ड हमारे सेवानिवृत्त ऐसे शिक्षकों की भी अच्छी संख्या है या नर्सों की भी कहा जाए। हम उन्हें जिनकी रिटायरमेंट कहा जाए साल 1.5 साल या 6 महीने के अंदर में हुई है, ऐसे शिक्षकों को भी हम सेवा कार्य में लगा सकते हैं और उन्हें एक मानदेय के माध्यम से कहा जाए या जो भी न्यूनतम उन्हें राशि देकर ऐसे शिक्षकों से भी आग्रह करना चाहिए कि आप किसी आपात स्थिति में अपना सेवा प्रदान करें। और मुझे लगता है कि आज खास करके हम राजधानी में हम खास करके जिला के हमारे जो सदर अस्पताल हैं, अगर हम इसको सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से ऑक्सीजन युक्त बेडों के माध्यम से हम उससे सभी प्रकार के संसाधन अगर हम उपलब्ध कराते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से रांची में मरीजों की एक तरह से कहा जाए आना कम होगा, दबाव कम पड़ेंगे। इसीलिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर के या मंडल स्तर के जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है और साथ ही आज एम्बुलेंस की आवश्यकता है। जहाँ भी जिस प्रकार के संसाधन है वहाँ के जिलाधिकारी से जानकारी लेकर मैं समझता हूँ कि उन संसाधनों की पूर्ति करनी चाहिए ताकि सपाट स्थिति में सभी लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय सांसद जमशेदपुर श्री विद्युत वरण महतो जी से जो अपने विचार रखते हैं। माननीय सांसद जमशेदपुर। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, एकदम क्लियर है। क्लियर। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में सभी जनप्रतिनिधि खास करके हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और प्रदेश के माननीय मंत्रीगण है, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग एकजुट हुए हैं कि वैश्विक महामारी से कैसे हम लोग लड़ पाए और इससे विजय हासिल करें। कमावेश से सभी जिला में कुछ दिक्कत हम लोग देख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे यहाँ देखा जाए टाटा मेन अस्पताल है और इसमें क्या है कि टाटा अस्पताल में मैक्सिमम जो है एम्प्लॉय को लोग प्रायोरिटी तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग भी अगर किसी तरह का अप्रोच करते हैं तो ना नहीं कहते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी मात्रा में आज खास करके जो एमजीएम है और हमारे सदर अस्पताल है जमशेदपुर, यहाँ पर वेंटिलेटर का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सिर्फ मात्रा आपका टाटा मेन अस्पताल है और परमानंद हॉस्पिटल है, और इसका मात्रा जो है पेशेंट का काफी ज्यादा है। अभी 3 दिन से लगातार 3 पेशेंट जो है 50 से कम उन लोग का ऑक्सीजन है, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वेंटिलेशन वो नहीं मिल पाया है टाटा मेन अस्पताल से। अगर इस तरह इसका हम लोग बहुत सारे उद्योग है, जैसे टाटा स्टील ने वेंटिलेशन का व्यवस्था किया टीमेच में, और भी बड़े उद्योग है। इसमें अगर हम लोग ज्यादा नहीं 10-10 करके भी सदर और एमजीएम भी बाकी उद्योग से रिक्वेस्ट करके इसको कर दे, तो जो सुदूर देहात के लोग हैं जिसका कोई अप्रोच नहीं होता है, सीधे साधे होते हैं, वैसे लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई होता है। और हम लोग जैसे देखें बहरापुरा, उसमें 3 डॉक्टर, उसमें 2 पॉजिटिव हो गया, एक ही डॉक्टर है, उसमें नर्स लोग पॉजिटिव हो गया। तभी सामाजिक संस्था के लोग और जो पूर्व में जो लोग कार्यरत थे उन लोग भी कहा कि हम लोग फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है। तो इसके संबंध में माननीय डीसी साहब काफी एक्टिव है, और हमारे सिविल सर्जन से भी महोदय से भी लगातार प्रयास हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग बेहतर ढंग से काम करें। दूसरी ओर ये बात तो है कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण में थोड़ा सा कमी आई है, तो ऐसा नहीं कि बंद हुआ है, चल रहा है, लेकिन जिस तरह पहले आप लोग शुरुआत किए थे उसी हिसाब से अगर वैक्सीन शुरू किया जाए, जैसे सुदूर देहात, जैसे नक्सल इलाका में भी हम लोग जा रहे हैं, तो शौक है। यार एक चीज है, पूर्वी सिंहभूम में टीकाकरण करने में सब चाहता है कि टीका हम ले, इसमें कहीं भी उस तरह का गलत फहमी ज्यादा नहीं है, ट्राइबल में भी। तो हम लोग आग्रह करते हैं सभी से कि टीका बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए, और लोग मान रहे हैं, और निकटवर्ती जगह में वो लोग टीकाकरण ले लिया। जैसे पहले पंचायत स्तर में हो रहा था, अभी कुछ जगह सीमित जगह में हो रहा है। अगर टीकाकरण को हम लोग आगे ले जाए ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत लेवल में, तो मेरा ख्याल से एक अच्छा शुरुआत होगा। जो पहले हो रहा था उसको दोबारा चालू करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर जैसे आप देखें कि यूसीएल में करीब 50 बेड ऑक्सीजन बेड उन्होंने लगाया है। हमने एचसीएल से बात करके करीब 40 बेड उन्होंने लगाया एचसीएल में, और 20 बेड हमने आग्रह किया कि हम लोग 20 और ऑक्सीजन से उसको बेड को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका घाटशिला से लेके बहरागुड़ा, पश्चिम बंगाल सीमा, उधर उड़ीसा सीमा है। तो उनमें जो है उन्होंने कहा कि सर अभी एचसीएल तो मेरा बंद है, माइंस वगैरह, तो फिर भी आप बोल रहे हैं तो हम इसको जो है कोशिश करेंगे 20 बेड और बढ़ा दे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, काफी ट्राइबल मजदूर लोग हैं, तो सुविधा वाला भी थोड़ा इसे समय में देख लीजिएगा। खैर अभी तो ये बोलने का समय नहीं है। और जहाँ तक मेरा बात है, यह एम्बुलेंस का काफी किल्लत, तो करीब 14 एम्बुलेंस हमने डिमांड किया था और अपने फंड से एम्बुलेंस से, इसमें 8 एम्बुलेंस तैयार हुआ, जो कल हम लोग डीसी साहब को हम लोग दे चुके हैं। और हम लोग ने कहा कि अगर दरकार पड़े तो और जो चीज आने वाला है जल्दी उसको करके हम लोग जिला को सपोर्ट करेंगे, ताकि एम्बुलेंस का कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज है देखने को मिल रहा है, अभी भी शादी ब्याह में जो है लोग का जमघड़ा, क्योंकि हमारा जो सामाजिक संरचना है ग्रामीण है, उसके बाद मामल है, तो उसमें काफी भीड़ हो रही है। इसको कैसे हम लोग नियंत्रण करें, इसको भी हम लोग को देखने का बहुत जरूरी है। और उनके बाद साथ साथ जो मृत्यु हो जाता है श्राद्ध भोज में, अभी ग्रामीण इलाका में भी कुछ परंपरा है, लेकिन अगर उसको हम लोग लिमिट कर दे तो मेरा ख्याल से बहुत ही अच्छा अपना शुरुआत होगा। और खास करके जो जांच किट से हम लोग कभी पटौदा और अपना चकुलिया में हम लोग गए थे, बारागुड़ा अस्पताल में भी गए थे, तो उन्होंने आग्रह किया इस संबंध में हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम और सिविल सर्जन महोदय से भी आग्रह किया है कि इनको जो है इस किट्स को उपलब्ध करा दें। और हम लोग कुछ फंड भी आवंटन किया है उनकी रेट से, हम लोग उससे भी अगर कुछ मंगा दें उस तरह का किट्स,
और रूरल एरिया का जो अस्पताल है इसमें अगर दे दे तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा बात उन्होंने माना है। और आपके तरफ से भी कुछ टिप्स आ रही है, लेकिन और थोड़ा सफिशिएंट मात्रा में हो तो मेरा ख्याल में ये प्रॉब्लम यहाँ क्षेत्र में उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक नम्र निवेदन है कि और भी जो बड़े उद्योग है, टाटा है, उसके बाद इनफलेट है, टीआरएफ है, ऑक्सीजन, सब से बात करके कि ये वेंटिलेशन का कम से कम सदर में और एमजीएम में 10-10 भी हो जाएगा तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी। इसको सरकार के संज्ञान के लिए हमने आपके बीच में रखा है। और ये जो हाट बाजार हो रहा इसमें तो देखिए कुछ जगह में सोशल डिस्टेंसिंग बनाया हुआ है, लेकिन सवेरे के समय में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हालांकि थाना पुलिस अब तक सक्रिय है, हम लोग एसएसपी और सिटी एसपी से भी बात हो रहा है, ग्रामीण एसपी से भी बात हो रहा है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहाँ पर लॉकडाउन आपका हुआ है इसमें अच्छा असर देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 बजे के बाद स्वयं लोग बंद कर दे रहा है और एक अच्छी प्रयास है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे अनुरोध है कि जिस तरह आज संसद विधायक आपने बुलाया, काफी अच्छी बात है कि सभी लोगों को आपने बुलाने का काम किया। तो अगर आपके माध्यम से हो, आपके या चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हो, जो निचले इकाई का जनप्रतिनिधि है, इस तरह का अगर हम लोग लोगों से निवेदन करें, हम लोग का समाधि की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। जैसे मन की मुद्दा है हमारे आपका जो हमारे संताल भाई लोग का माझी परगना है, ग्राम प्रधान है। पिछले बार लॉकडाउन में हम लोग छाटी झरना जैसा जगह में गए तो जगह जगह में जो है पेड़ काट के अवरुद्ध कर दिए, एक भी आदमी बाहर से आता था तो लोग अंदर घुसने नहीं देता था। तो सामाजिक जागरूकता भी अगर हम लोग बेहतर ढंग से लोगों को गाइड करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बात होगा। और एक बात जो हमारे बड़े भाई सुदर्शन भगत जी ने कहा कि जो हमारे पहले के जो रिटायर कर चुके डॉक्टर नर्सेज वो लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे अगर हम लोग भी उससे सहायता लें तो मेरा ख्याल में जो गैप है वो पूरा हो जाएगा। चिकित्सा के माध्यम से हम लोग इस महामारी को जीत लेंगे। आपने इस अवसर पर इस क्षेत्र की समस्या के बारे में आगाह करने के लिए, बताने के लिए कहा, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपको पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सांसद रांची श्री संजय शेख जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय सांसद रांची। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, कुछ एक बिंदु है जिनका आपका ध्यान हम आकर्षित कराना चाहते हैं। चलो, रांची में ऐसे प्रखंड स्तर पर कई अस्पताल भवन बनकर तैयार पड़े हुए, उसका संचालन शुरू नहीं हुआ। अगर संचालन शुरू हो जाता है तो प्रखंड स्तर पर हम स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ। दूसरा कि जैसी सूचना है कि सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर प्रतीक्षारत हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति की प्रक्रिया है। सरकार को अविलंब पहल कर उन डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि जो हम कमी महसूस कर रहे हैं वो पूरा हो सके। तीसरा कि डॉक्टर और नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो सेवा दे रहे हैं वो खूब सेवा दे रहे हैं, पॉजिटिव केसेस देख रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, 14-14 दिन तक सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो क्वारंटाइन नहीं हो रहे। उनको भय रहता है कि हम तो सुबह से रात तक कर रहे हैं, हम क्वारंटाइन भी नहीं हो रहे हैं 14 दिन बाद। पहले पिछले मरतबा क्वारंटाइन किया जाता था। अच्छा, उनको ये भी भय है कि हम अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमको चिकित्सा की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक उनपे भय है। सरकार को अविलंब इस पर ध्यान देकर तुरंत इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। चौथा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसा बात आई है, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर को पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया है। अब अभी देखिए मेरे इधर उमिडंडा, चक में, कुरमू सहित बड़ी तेजी से
लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, सब मुख्यालय बुला लिए गए, जिसके कारण बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ये संक्रमित लोग हो रहे हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या पीआरडी क्या मेरा पोजीशन एक है? और बिंदु है कि ग्राम एवं पंचायत में बड़ी संख्या में सरकारी भवन है। पिछली मतलब हुआ था कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो क्वारंटाइन सेंटर जो मजदूर भाइया बहन आ रहे हैं उनको जांच नहीं, कर तो क्वारंटाइन वहाँ पे सेक्रेटरी कर दिए कि नहीं कर दिए? फिर हफ्ते बाद उनको घर भेजे। तो एक गाँव पंचायत में भवन की कोई कमी नहीं, तो गाँव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बात तो करे कि ईद का समय है। लोग संक्रमित बड़ी तेजी से हो रहे हैं, उसको रोक पाएंगे। एक और बिंदु था कि सदर अस्पताल में पिछले अक्टूबर महीने में, ऐसे तो रिम्स में प्लाज्मा की मशीन है, लेकिन पीएम केयर से पिछले अक्टूबर माह में ही एक प्लाज्मा की मशीन आई, इंस्टॉल नहीं। क्यों नहीं हुई? कि सिविल वर्क नहीं हुआ। तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सिविल वर्क करा के 6-7-8 लाख रुपए लगना है, ताकि प्लाज्मा की जो कमी है वो भी दूर कर पाए। एक और बिंदु है कि सिटी स्कैन मेरा आपसे सादर आग्रह है कि रिम्स में, सदर में अविलंब सिटी स्कैन की व्यवस्था हो, उसको तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि कोई संक्रमित आता है, डॉक्टर लिख देता है कि भाई आप जाओ सिटी स्कैन करा के लाओ। अब वो बंदा गांव से आया, 6-7-8 हजार रुपए उसको लग जाते हैं, वो कर रहा है, तो तुरंत अविलंब इसको तीनों जगह सिटी स्कैन की मशीन तुरंत लगनी चाहिए। एक और मेरा आग्रह है कि अभी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वो सेवा दे रहे हैं, अच्छी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, उनसे आग्रह किया जाए कि भाई आप सेवा दे रहे हो, आप अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाओ। अब तो 10-10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग जा रहा है। अभी अर्जुन मुंडा की ड्यूटी में ऑक्सीजन प्लांट 10 दिन में लगा दिया। तो ऐसे निजी अस्पताल जिनके पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, उनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने का सरकार तुरंत निर्देश दे। और मेरा तो ये आग्रह है कि हम सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन अब हमारी एक ही विचारधारा होनी चाहिए कि इंसान बचेगा, इंसानियत बचेगी। हम झारखंड को हमको बचाना है और हम सब जैसा आप सब निर्णय लेंगे, जो भी भार हम सबको सांसदों को दिया जाएगा, हम सब करने को तैयार हैं। हमको इस कोरोना का युद्ध जीतना है, किसी भी तरह जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपने वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सांसद चाईबासा श्रीमती गीता कोड़ा जी को। माननीय सांसद चाईबासा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि याद किया और अपने क्षेत्र से क्षेत्र को मस्त रखने का अवसर दिया। मैं आज इस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र की मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि कोविड को लेकर के काफी सारी बातें कही गई हैं, मेडिकल इश्यूज को लेकर के काफी कुछ कहा गया है और वो आपके संज्ञान में भी है। मैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है और कहीं ना कहीं लोग टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है बृहद पैमाने पर, जिसके वजह से लोगों को अगर थोड़ा सा भी बीमार है तो वो ये मान के चलो नहीं हमको नॉर्मल सर्दी खांसी है। और उसके गाँव में भी जैसे यहाँ मझगांव इलाके में डुमरिया है, वहाँ पूरा गांव के गांव इन्फेक्टेड है, लेकिन कोई दवा नहीं लेना चाह रहे लोग और जांच नहीं करा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो अस्पताल है, प्राइमरी हॉस्पिटल है, वहां पर भी जांच की व्यवस्था हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जांच करा सके और रिपोर्ट भी चल रहा है। क्योंकि अभी बीच में हो रहा था कि चाहे वो ITPC हो या टूलनेट हो, काफी लंब से जिसके वजह से समझ नहीं पाएगा, लोगों को सही नहीं हो पा रहा, उससे बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए
इसलिए मैं चाहूंगी जांच से ज्यादा हो। और दूसरी बात है कि खाने का अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं सभी चीजों में दाम बेतहाशा बढ़ा है। जैसे अगर सरसों तेल की हम बात करें, जहाँ 145 था आज 150 हो गया, तो गरीब आदमी कहाँ से ये करेगा? कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो इसको कंट्रोल थोड़ा आप करिए, जो रिचार्ज सरकारी तय कर दिया जाए और उससे ताकि लोग जो गरीब लोग हैं उनको भी राशन मिल पाए। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई सरंडा के कई गांव है जहां पिछला 4 महीना से मनरेगा का पैसा उन लोगों को मिला ही नहीं। और ये एकदम सुदूर बिहार क्षेत्र में है, छोटा नागरा के क्षेत्र में, जहां आप भी आए माननीय मुख्यमंत्री जी। जो गुटू बहादुर, बिजलीगढ़, नागुजी आदि ऐसे गाँव है जहाँ अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। और ये सिर्फ इन छोटे गांव का बात नहीं है, बल्कि पूरे जिले में अगर हम हर प्रखंड की बात करें तो 60 से 70 लाख रुपए बकाया है हर प्रखंड में। और ये पिछले 2 महीना से अब तक किसी को पेमेंट नहीं हुआ है मनरेगा में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये पेमेंट हो ताकि लोगों के हाथ में थोड़ा कुछ पैसा आए और लोग अपना जीवन यापन कर सकें। और मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी जी। और एक मामला अभी आ रहा था कि लोग की खेती का भी समय शुरू हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जो लोग पिछले सीजन में जिन लोगों ने अपना धान बेचा है, अब तक उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला है। कई जगहों से ये कंप्लेन लगातार आ रही है। हम लोग चाहेंगे कि इनको अब इनका भी भुगतान अविलंब हो। और उसके बाद में अभी माननीय मंत्री जी, माननीय युवा मंत्री जी ने भी आपको बताया है कि सुदूर क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि सुदूर क्षेत्रों में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं कहूंगी, बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। चाहे वो छोटा नागरा का मामला हो या फिर टोटो का मामला हो, इन जगहों पर थोड़ा डॉक्टर अगर हो तो उन्हीं जगह पर उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। और इसमें सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये नौमंडी का जो इलाका है, यहाँ पर ये हेल्थ को लेकर के सिर्फ सेल और टिस्को पर लोग डिपेंडेंट है। हम लोगों का सरकारी हॉस्पिटल वहाँ बिल्कुल 0/0 है। और आज भी वहां से फोन आया था कि सिलेंडर है, लेकिन बाकी जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से आज ही हम लोगों ने अपने एक परिचित को खो दिया, पंकज को। तो ये स्थिति हो रही है। वहाँ नौमंडी में भी थोड़ा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। और अभी क्योंकि कोरोना का समय है, ऐसे में कई जो अस्पताल है वो दूसरे अन्य बीमारी को एंटरटेन ही नहीं करना चाह रहा। अभी हम लोग कई लोगों को किडनी का क्रिटिकल प्रॉब्लम हो या फिर अन्य और बीमारियों को लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह आदित्यपुर में मेरेटिना हॉस्पिटल है, वहाँ परसों से एक आदमी जाना चाह रहा है क्योंकि उसको डायलिसिस की जरूरत है, ब्लड उसका नहीं हो रहा है। तो वो अभी फिलहाल तो मर्सी में है, जमशेदपुर मर्सी में, वहाँ जाना चाह रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं लेकिन वो लोग लेना ही नहीं चाह रहे। तो ऐसे विकट स्थिति है। तो हम चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स को थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें कि अन्य बीमारी को भी देखे, सिर्फ कोविड ही नहीं, क्योंकि इससे अन्य मरीजों को परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा अगर आपका सहयोग थोड़ा सा बोल दे तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा लोगों को इस मदद हो जाएगी। और एक अभी जल संकट पूरे जिले में बहुत ज्यादा है, तो इस पर भी अगर आप थोड़ा सा संज्ञान लेकर के जो पुराने है उसी को बस चालू कर दिया जाए, चापाकलों को रिपेयर कर दिया जाए, तो लोग जो है गंदा पानी नहीं पिएंगे। पानी के लिए दिक्कत हो रही, किल्लत हो रही, वो नहीं होगी। विशेषकर आदित्यपुर जो शहरी क्षेत्र है वहां से लगातार ये कंप्लेन आती रहती है कि हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, या पाइपलाइन खराब हो गया है। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी दोनों जिलों में आपके मार्गदर्शन से काफी बेहतर काम हो रहे हैं। और बस ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ा सा विशेष आपके यहाँ पे जरूरत है। आपने समय दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मुझे भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
माननीय सांसद राज्यसभा श्री महेश पोद्दार जी को कि वे अपने विचार रखते हैं। माननीय सांसद श्री महेश पोद्दार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, आपका सिस्टम हैंग कर गया है सर, आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और इसके लिए हमें अभी से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी, हमारे साथियों ने अपने अपने तरीके से काफी विषय आपके समक्ष रखे हैं और आप संज्ञान लिए होंगे और आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई होगी और आपको भी अनुभव हुआ होगा कि इस तरह के संवाद की फ्रीक्वेंसी कुछ और बढ़नी चाहिए और शायद वो अधिक कारगर हो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, जनता के लिए। महोदय, मैं 3 सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव तो यह है कि मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक बहुत तेजी से कोरोना का विस्तार हो रहा है और प्रभावित हो रहा है। ये एक अध्ययन का विषय है कि पिछली बार कोरोना में ग्रामीण क्षेत्र अपेक्षाकृत प्रभावित कम हुए थे और इस बार अधिक क्यों? क्या ये हमारी व्यवस्था की कमी के कारण हुआ है या नए जो वेरिएंट हुए हैं उसके कारण हुआ है या फिर मनुष्य की स्वाभाविक ढिलाई का जो आचरण होता है या जागरूकता का अभाव होता है उसके कारण हुआ है? महोदय, इस चीज को हम समझ करके उसको एड्रेस करेंगे तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें तुरंत अविलंब कार्य करना पड़ेगा। हमको लगता है कि कम साधनों में वहां प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं यदि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया जाए। दूसरा, मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि मानव संसाधन की कमी के बारे में बताया। ये सही है, पूरे देश में इस संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। तो डॉक्टर देवी शेट्टी जो नारायण हॉस्पिटल के और देश के जाने माने चिकित्सक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो दिया है और उसमें बहुत प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं कि किस तरह पूरे देश में डॉक्टरों की कमी को, पैरामेडिकल्स को, नर्सेस को कमी को दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ झारखंड में भी ऐसी संभावनाएं हैं, हम उनकी सलाह मानेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी उस समस्या से निजात पालेंगे, क्योंकि प्राय सभी लोग हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की कमी है। ये सही है। तीसरा, अंत में मेरा एक सुझाव है महोदय, जो मैं थोड़ा अलग हटके है, जो हो सकता है कि हम लोग इन सारी समस्याओं के समाधान में कुछ बेहतरी ला सके, उसके लिए सुझाव है। और वो है कि अगले कुछ सप्ताह तक हम लोग सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बंद हो और सीधे संवाद का रास्ता खोला जाए। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, वो इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इन बातों से हम थोड़ा ऊपर उठे। हम जानते हैं कि ये समस्या बड़ी है और हर आदमी पूरा प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हम एक दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करते रहेंगे तो जो लोग लगे हैं टीम में, जो लोग काम कर रहे हैं रात दिन, चाहे वो आपके अधिकारी हो, चाहे वो मेडिकल टीम हो, सारे लोग, उनका भी उत्साह थोड़ा कम होता है। तो महोदय, आप इसकी पहल करें और मैं समझता हूँ कि आपके पहल से ये समस्या दूर हो जाएगी, संवाद बेहतर होगा और राज्य के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे किसी भी पार्टी के, तो सब जनता का हित चाहते हैं और समस्या का प्राप्त सके, उसका त्वरित उपाय हो सके। साथ ही साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा महोदय कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को भी स्पष्ट संदेश दिया जाए कि जनप्रतिनिधि की बात सुने और उसका अमल करें, संज्ञान लें और उनको महसूस कराएं कि हाँ, वो भी इस टीम के एक हिस्सा है, अंग है। महोदय, जनप्रतिनिधि तभी मुखातिब होता है जब कोई पीड़ित को मदद चाहिए होता है और वो भी सरकार का अंग बनकर ही काम करना चाहता है। महोदय, इन शब्दों के साथ में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आपकी सफलता में राज्य की सफलता है और हमें विश्वास है, हम सब लोग मिल करके, हमें कोई भी दायित्व आप दें, संजय भाई की बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक दायित्व दें, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग अपने प्रयत्न से जो फन पड़ रहा है कर ही रहे हैं, लेकिन आपका अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो शायद हम और बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सांसद राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी को कि वो अपने विचार रखें। माननीय सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में उपस्थित इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, राज्य के सभी सम्मानित मंत्री, सभी सम्मानित सांसद और सभी विधायक, मैं
कई पुराने सारे वक्ताओं ने अपने चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखने का काम किया, इसलिए सब लोगों को जिसने सुझाव रखा उसको मैं बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि एक्टिव केस की कमी आई, ये सुखद पहलू है। ये सुखद पहलू है कि डिक्लाइन हुआ है, एक्टिव केस से हमारा डिक्लाइन हुआ है, कमी आई। तो दूसरे तरफ हम कह सकते हैं कि डेथ रेट जो है वो थोड़ा बढ़ा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए चिंतित हम नहीं, पूरी 3.25 करोड़ जनता चिंता का विषय है। डेथ रेट को हम कैसे कम करें, और जिस प्रकार से आपकी मैकेनिज्म लगी है उस पर हमको भरोसा है, हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई में शामिल है। मैं 2-3-4 विषयों को आपके ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, हम जानते हैं कि कोरोना की महामारी जो स्प्रेड हुआ है, जिस तरह से फैला है, उसके कई कारणों में एक कारण है जो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे यात्री आते हैं बाहर से, एयरपोर्ट में यात्री बाहर से आते हैं, और साथ साथ जो सड़क मार्ग से यात्री बाहर से आते हैं, आने की संख्या इतनी ज्यादा है और टेस्टिंग की संख्या कम है। ये हर दिन अखबार माननीय मुख्यमंत्री निकलता है कि ये सबसे बड़ा समस्या है। हम जहां एक और अपनी ताकत लगा करके नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं, तो बाहर के यात्री का अगर हम प्रवेश पर अब नियंत्रण नहीं रखेंगे, उनको पॉजिटिव केसेस को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से कोरोना के महामारी को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा इन विषयों पर भी गंभीरता से विचार करेंगे, निर्णय भी देंगे। दूसरा मेरा है कि मैं 15 तारीख को स्वयं सदर हॉस्पिटल और रिम्स जाने का काम किया था। वहां से लौट कर आने के बाद मैं पॉजिटिव हुआ, लेकिन वहां पर जाने के बाद मैं अंतरात्मा हमारा झकझोर किया, और झकझोरने के कारण थे कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और झकझोरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जहां सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, उसका उपयोग कम है, क्योंकि टेक्निकल हैंड में, ये सच है, मानव संसाधन की कमी है, टेक्निकल वहां पर लोग नहीं है। तो दूसरे तरफ हमने देखा कि रिम्स हॉस्पिटल में हमारी संख्या वेंटिलेटर्स की कमी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि सदर हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम रिम्स में ले जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर जो हमको समझ में आया कि रिम्स में थोड़ा, जो रिम्स के प्रबंधन को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, वो फिर रेड टैपिज्म, जिसको लाल फीताशाही हम लोग कहते हैं, उससे निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और जब देर से निर्णय होगा तो कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि रिम्स प्रबंधन को पूरी तरह से इस मामले में, आपदा के समय में, उनको सारे नियमों को शिथिल करते हुए वहां पर निर्णय लेने की छूट दी जानी चाहिए, जो राज्य के हित में है और कोरोना के नियंत्रण में संकट को बचाने के लिए। मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं, देखिए ये सीधी सी बात है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर हो, पारा में मेडिकल्स के हो, नर्सेज हो, उनके बल पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको अंदर जहां पर कोरोना जो पेशेंट है वहां पर तो हमको जाने की भी छूट नहीं है, लेकिन वहां पर वो जाकर के संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जीवन की लड़ाई में अपने आप को सहभागी बनाए हुए हैं। इतना मेरा निवेदन है कि फ्रंट लाइन जो डॉक्टर है, उनकी बीमा, और पारा मेडिकल्स डॉक्टर की बीमा, पिछले बार कई डॉक्टर मरे, कई पारा मेडिकल्स डॉक्टर्स मरे, उनकी आज तक बीमा की राशि उनको दिया नहीं गया है। इसलिए मेरा निवेदन, दूसरा निवेदन है कि जो वहां पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर हैं, हमारे वहां पर पारा मेडिकल्स हैं, उनको समय पर वेतन तो मिलना ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे हमारे वेतन में कटौती हो, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के वेतन समय पर मिले, डॉक्टर, पारा मेडिकल्स। और मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा विनती मुख्यमंत्री जी, कि आप उनको अतिरिक्त राशि, जो काम कर रहे हैं इस समय में, ऐसे संकट के कालखंड में, उनको प्रोत्साहन राशि राज्य की सरकार से मिलनी चाहिए, अतिरिक्त मिलनी चाहिए, चाहे सांसद हो या विधायक हो, उसकी राशि कटौती हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके वेतन में कटौती हो चलेगा, लेकिन कोरोना वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन है, उनके राशि, प्रोत्साहन राशि को देने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक और निवेदन है,
आप सबको जानते हैं कि अब ऐसा समय आने वाला है, बहुत लोग ठीक हुए हैं, कोरोना से संकट से, बीमारी से ठीक हुए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं। आज ब्लड और प्लाज्मा की आवश्यकता सोसाइटी को है, और ब्लड और प्लाज्मा देने में जो लोग हॉस्पिटल जाने में परहेज करते हैं, और परहेज इसलिए करते हैं कि जो वहाँ की जो परिस्थितियां हॉस्पिटल में आप सबको जानते हैं, कम्युनिटी क्रिएटर से फिर से दोबारा संक्रमित ना हो जाए हमको। तो इसीलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन के लिए आप चलंत वाहन का अभियान चला दीजिए। आपने जैसे पहले कई कार्यक्रम में किया है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं, लेकिन सच है कि प्लाज्मा और ब्लड के लिए आप चलंत एक वाहन जो कम से कम मोहल्ले तक जाकर के अनाउंसमेंट करके, इस मोहल्ले में जो कोरोना के लोग जिनको खत्म हो चुका है, जो नेगेटिव हो चुके हैं, ऐसे लोग आकर के इस वाहन में ब्लड डोनेशन करने का ऐलान करें। एक मेरा आपसे निवेदन भी था। दूसरा है कि देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर को मुफ्त करता है। मेरा एक निवेदन है कि उसमें 2500 रुपया फ्लो मीटर के दाम से लिया जाता है। फ्लो मीटर